हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी जिसमें ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो, उसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस वहाँ पे रिप्रेजेंट हो। ठीक है। और डिजीज क्या होता है? डिजीज का मतलब हो गया कि जब बॉडी का फिजिकली किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाए, फिजिकली ओनली, मेंटली नहीं, ठीक है, सोशली नहीं। तो फिजिकली फिट पर्सन अगर है, मेंटली फिट पर्सन है और सोशली फिट पर्सन है, तब वो हेल्दी कहलाएगा। लेकिन अगर वो फिजिकली अनफिट हो तो वो हम लोग का कहेंगे कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है। अगर कोई पर्सन अगर बोला गया कि सोशली अनफिट है, सोशली अनफिट है इसका मतलब वो हेल्दी तो नहीं है और उसको डिजीज भी नहीं है। ठीक है। फिजिकल फिटनेस अगर ना रहे, अगर मान लीजिए आपको एक छोटा सा चोट लग जाए, तो बॉडी में अगर स्किन में हम लोग का एक छोटा सा खरोच लग जाए, तो खरोच लगने से हुआ क्या, आपका बॉडी स्किन से ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग होगा तो बॉडी आपका फिजिकली अनफिट हो गया, मतलब वो भी डिजीज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ये डिजीज का आपको टाइप्स पढ़ लेना है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, पैथोजन क्या होता है। ठीक है। डिजीज में आपका जो कुछ डिजीज के बारे में पढ़ना है, जैसे टाइफाइड है, या फिर आपका कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया है, एड्स है, कैंसर है आपका। ठीक है। इसके अलावा एस्केरियासिस है, एलिफेंटियासिस है, समझे। तो ये सारा, और साथ में हम लोग का मिमिक डिसेंट्री है, समझे। तो ये सारा हम लोग का डिजीज़ है जिसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप कि ये सारे डिजीज़ में आपको कुछ डाउट नहीं होता होगा। डाउट अगर होता होगा तो ये आपका जहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ है, तो हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। मलेरिया का लाइफ साइकिल को पढ़ लेते हैं। ठीक है। एड्स का, HIV किस तरह से बॉडी में एंटर करता है, कैसे वो वर्क करता है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं मलेरिया का साइकिल। मलेरियल साइकिल मतलब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, ये प्लाज्मोडियम का अगर हम लोग बात करें तो ये मॉस्किटो के बॉडी मिलेगा। कौन से मॉस्किटो? तो फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में क्या मिलेगा? तो प्लाज्मोडियम। कहाँ मिलेगा? तो इसके सेलेवरी ग्लैंड में। तो जब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा। ठीक है। और जिस फॉर्म में ये एंटर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स जो है वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम पहुंचता है लिवर सेल में। कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी का ब्लड में जब स्पोरोजोइट्स इंटर किया तो ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम लिवर सेल में पहुंचेगा, हेपाटोसाइट्स में पहुंचेगा, और हेपाटोसाइट के अंदर जाकर के ये डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है। एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मतलब कि सिंगल पेरेंट वाला है, विदाउट टू पेरेंट्स इन्वॉल्विंग, विदाउट इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है। ये क्रिप्टोमेरोजोइट जो है वो लिवर सेल से निकला। ठीक है। कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट जो है वो ब्लड में री इंटर करेगा, ब्लड में री इंटर करेगा, और कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट्स निकल करके न्यू लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा और वहां पे जाकर के नंबर ऑफ सेल्स अपना बढ़ाएगा। क्लियर है कि ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट गया, लिवर सेल के अंदर गया, लिवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, क्रिप्टोमेरोजोइट से बना। क्रिप्टोमेरोजोइट जो है ब्लड में आया, ब्लड में आकर के वो क्या करेगा? आरबीसी के अंदर चला जाएगा, रेड ब्लड सेल के अंदर। और कुछ क्रिप्टोमेरोजोइट जो है फ्रेश लिवर सेल में चला गया, ताकि वहां पे नया प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो सके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। आरबीसी के अंदर जब ये पहुंचेगा क्रिप्टोमेरोजोइट, आरबीसी ऐसा बाइकॉनकेव होता है ना, तो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर तक पहुंचा, मतलब आरबीसी के अंदर, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इस प्लाज्मोडियम की वजह से क्रिप्टोमेरोजोइट का काम क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करना। हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तो एक हार्मफुल केमिकल निकलेगा जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। और हीमोजोइन जब रिलीज होता है तो हम लोग को मलेरियल अटैक आएगा, जिसमें पहले हम लोग को एकदम बिल्कुल चिल वाला फीलिंग आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, सीवरिंग होगा इंसान का। ठीक है। उसके बाद बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा,
फीवर आ जाएगा, मतलब 100+ डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर स्वेटिंग होगा। तो ये 3 स्टेज रेगुलर इंटरवल पे होते रहेगा। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीमोजोइन। हीमोजोइन किससे बना? हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बना। कौन डिग्रेड किया? तो प्लाज्मोडियम का जो क्रिप्टोमेरोजोइट इसके अंदर एंटर किया था वो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो सेल पहुंचा है जो इसको डिग्रेड करेगा, ठीक है, वो आरबीसी के अंदर ही क्या करेगा? 2 और सेल बनाएगा, एक स्मॉलर सेल, एक लार्जर सेल। स्मॉलर सेल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट। ये सारा कहाँ हो रहा है? ह्यूमन बॉडी के अंदर है, माइक्रोगैमेटोसाइट। और लार्जर वन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोगैमेटोसाइट, मैक्रोगैमेटोसाइट, ठीक है। जिन दोनों सेल्स को एक फ्रेश एनोफिलिस मॉस्किटो अपने बॉडी के अंदर ले लेगी। फ्रेश मतलब कि कोई नॉर्मल मॉस्किटो है, ठीक है, यानी कि उसके शरीर के अंदर अभी प्लाज्मोडियम नहीं है, फ्रेशली मोल्टेड मॉस्किटो है, एग से डायरेक्टली वो मॉस्किटो बना है, फीमेल एनोफिलिस, और वो जाकर के इंसान को बाइट किया। उस इंसान को बाइट किया जिसको मलेरिया था। अब मलेरिया था तो उसके बॉडी में माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट होगा, तो वो फ्रेशली मोल्टेड मॉस्किटो इन दोनों को अपने गट के अंदर ले लेगा, मतलब अपना इंटेस्टाइन में चला गया उसका, ठीक है। स्टमक में बोलो, गट में हम लोग का स्टमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल को गट कह सकते हैं। तो ये माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट कहाँ तक पहुंचेगा? स्टमक। वैसे एनसीईआरटी में गट दिया होगा, ठीक है, तो स्टमक तक पहुंचा। स्टमक में ये दोनों सेल माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट चेंज होकर के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में चेंज हो गया। स्मॉलर वन बिकम्स मेल गैमेट एंड लार्जर वन बिकम फीमेल गैमेट। ये दोनों फ्यूज किया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से फिर ऊसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंदर हम लोग का प्लाज्मोडियम बन रहा है, और वो ऊसिस्ट फीमेल एनोफिलिस का सेलेवरी ग्लैंड में कुछ समय के लिए फिर से स्टोर होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखिए कि मलेरियल साइकिल में प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ह्यूमन बीइंग के लिवर सेल में, आरबीसी में, ये कैसा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी वजह से फीमेल एनोफिलिस को प्राइमरी होस्ट ऑफ फीमेल प्लाज्मोडियम कहा जाता है, और ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आपका मलेरियल साइकिल था। इसी तरह से आपका एड्स में है। एड्स में जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये अगर बॉडी में किसी मीडियम से, किसी मोड से इंटर कर गया, तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज में इंटर करता है। मैक्रोफेज के पास अपना इसका DNA होगा। मैक्रोफेज का, जैसे मान लीजिए आपका न्यूक्लियस यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, इसका DNA यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि मैक्रोफेज का DNA। अब इसके अंदर कौन आएगा? HIV एक रेट्रोवायरस है जिसमें RNA प्रेजेंट होगा। RNA का 2 पीस प्रेजेंट होता है, ठीक है, RNA का 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया है। इसके साथ कुछ एंजाइम्स मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये HIV इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर जब इंटर करेगा, तो मान लीजिए इस तरह से अपने RNA को वो क्या करेगा? अंदर भेज दिए, केवल RNA अंदर आएगा। RNA अंदर आएगा, RNA से फिर यहाँ पे DNA का फॉर्मेशन किया जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA को रीड करके DNA का फॉर्मेशन करता है। और ये वायरस DNA जो है वो इंटर कर जाएगा किसमें? तो इस न्यूक्लियस के अंदर, और अंदर जा कर के ये इसके साथ बोल सकते हैं अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो ये DNA है उसमें वायरस का DNA इनकॉर्पोरेट हो गया है, इसके साथ इंटीग्रेट कर गया। इसी कारण से ये जो मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है अब ऐसा RNA का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि प्रोटीन अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए DNA से RNA बनाना होगा। ऐसा RNA बनेगा जो RNA बाहर निकल करके राइबोसोम के साथ जुड़ा, और राइबोसोम के साथ जुड़ करके प्रोटीन्स बनाएगा। ऐसा प्रोटीन जो वायरस का कवरिंग बनाता है, मतलब कैप्सिड बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे RNA जो प्रेजेंट है वो RNA ऐसा जेनेटिक मटेरियल भी बन जाएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा, मतलब एक वायरस प्रोजेनी बन गया। जैसे एक वायरस प्रोजेनी बनाए, ऐसा मल्टीपल वायरस प्रोजेनी मैक्रोफेज बनाएगा। और बिना इस मैक्रोफेज को मारे हुए, बिना इस मैक्रोफेज को किल किए हुए, ये जो वायरस प्रोजेनी है वो क्या करेगा? इस सेल से बाहर निकल जाएगा। और इसको किल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इसका HIV फैक्ट्री है, एक ऐसा जगह जहाँ पे HIV इंटर करके अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है और बाहर निकल करके हेल्पर T सेल को मारना शुरू कर देगा।
हेल्पर टी सेल से जो इम्यूनिटी मिलता है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम लोग का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो जा रहा है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शुरू नहीं होगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ह्यूमरल इम्यूनिटी को स्टार्ट होने के लिए, फर्स्ट टाइम इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी पैथोजन, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने के लिए ह्यूमरल इम्यूनिटी को CMI का जरूरत होता है। अगर ये नहीं तो ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं, इंसान का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, और वीक होने के कारण वो इम्यूनो डिफिशियंसी हो गया, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से सफ़र करेगा, एड्स हो जाएगा उसको। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका HIV का साइकिल था। इसके बाद आपको कैंसर भी पढ़ लेना है। ठीक है, कैंसर में आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि कैंसरस सेल का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी होता है, जो कि कैंसरस सेल में नहीं होता है। मतलब दो सेल एक साथ कॉन्टैक्ट में, एक अगर रैपिडली अपना ग्रोथ शो कर देगा तो दूसरा उसको इनहिबिट कर देता है नॉर्मल सेल में, लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं जो सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल का, वो क्या होता है, मेटास्टासिस। मतलब अगर किसी को मान लीजिए लंग्स कैंसर है, ठीक है, तो वो आपका दूसरा बॉडी में, दूसरे बॉडी ऑर्गन में पहुंच सकता है। वो आपका प्रोस्टेट कैंसर भी बन सकता है। ठीक है, वो आपका स्किन कैंसर में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि मेटास्टासिस का मतलब हुआ कैंसरस सेल जो रहते हैं वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसी कारण से जिसको कैंसर होगा एक कैंसर, तो उसको दूसरा कैंसर होने का भी चांस रहता है। ठीक है, लेकिन जब पहला कैंसर हुआ ना तो वो भी इंसान बचता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंसर में ही अगर इंसान का डेथ हो गया तो दूसरा कैंसर होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कैंसर अपना ट्रीटमेंट करवा चुका है, कैंसर का इलाज है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में पता चल गया कैंसरस सेल को पूरा तरह से हम लोग बाहर निकाल दिए, लेकिन ऐसा हम लोग को लगा कि पूरी तरह से कैंसरस सेल को निकाल दिया, और कुछ 2-4 सेल भी अगर हम लोग छोड़ दें तो कैंसरस सेल वहाँ से मूव करके किसी और ऑर्गन में जाएगा और उस ऑर्गन को कैंसरस बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को मेटास्टासिस कहते हैं। ठीक है, मेटास्टासिस हो गया कैंसर सेल का प्रॉपर्टी। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया कैंसर सेल का प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मल सेल का डेथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सेल स्टार्व करेगा। स्टार्व का मतलब हो गया कि वो उसको नहीं मिल, मतलब उसका खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, स्टार्वेशन होगा। ठीक है, कैंसर सेल ऐसा क्यों क्या कर रहा है, तो कैंसर सेल सारा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर जा रहा है, समझे। तो ये सारा कैंसर सेल का प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के एग्जाम देना है। ठीक है, फिर इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक है वो ड्रग्स का है। ठीक है, ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्राई हर्ब्स, समझे। मतलब हर्ब्स को ड्राई करके हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए ड्रग्स बनाए, लेकिन इसका बोल सकते हैं कि गलत तरह से यूज़ करना, अब्यूज़ बोल रहे हैं, अब्यूज़ किया गया, ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। वैसे जो ड्रग्स का टाइप्स है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स का जो बुक में टाइप दिया है, एक ओपियोइड्स है जिसमें आपका मॉर्फिन, कोडेन या हीरोइन वगैरह आता है। ठीक है, दूसरा आपका इसमें कैनाबिनॉइड है। ठीक है, कैनाबिनॉइड या फिर आप कहो कि स्टिमुलेंट है। ठीक है, स्टिमुलेंट्स में कौन आएगा, स्टिमुलेंट्स में हम लोग का जैसे कि कोकेन आ गया। ठीक है, या फिर आपका टी और कॉफ़ी आ गया, समझे, तो ये स्टिमुलेंट है। फिर इसके अलावा आपका हैलुसिनेशन कॉज करने वाला ड्रग्स है, मतलब हैलुसिनोजेन है, हैलुसिनोजेन, जिसमें आपका कैनाबिनॉइड्स के मेंबर्स आएंगे। ठीक है, कैनाबिनॉइड के मेंबर कौन होता है, तो जैसे कि भांग का अगर बात करें, चरस, गांजा, ये सारा जो है आपका हैलुसिनोजेंस में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सेडेटिव्स आएगा, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर, जो कि डिप्रेसेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप ड्रग्स का है। इसके अंदर में जो भी ड्रग्स दिया है उसका एक नाम और उसका एक एक फंक्शन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से हम लोग इतना ही टॉपिक रखते हैं, बाकी आप लोग कवर कीजिएगा इसको। ठीक है, कल ही आप लोगों का एग्जाम है। चलिए अगला हम लोग शुरू करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो चैप्टर है ना, इसमें तो हम लोग का ज़्यादातर चीज़ लर्न करने वाला है। जो समझने वाला चीज़ है वो आपका STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, बाकी कौन सा केमिकल किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से निकलता है उसको तो लर्न करना होगा। जैसे लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से निकलता है। ठीक है, या स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, जो कि आपका क्लॉट बस्टर का काम करता है, स्ट्रेप्टोकॉकस से निकलता है। ठीक है, या फिर आपका साइक्लोस्पोरिन A है। ठीक है, वो आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, एक फंगस से निकलता है। अल्कोहल हम लोग ईस्ट से बनाते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है, उसको तो आपको लर्न करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, तो जिसमें हम लोग सीवेज को कंप्लीटली क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे बिफोर पोरिंग इट इनटू द वाटर बॉडी। मतलब सीवेज को क्लियर वाटर बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पीने लायक पानी बन जाएगा, ठीक है। नाली का पानी है तो पीने लायक तो तुरंत नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको प्योरीफाई करके ऐसा हम लोग डाल सकते हैं रिवर बॉडी में, या फिर आपका आपका जो पॉन्ड है या लेक है उसमें डाल सकते हैं। लेकिन बिना ट्रीटमेंट के अगर सीवेज डाला जाएगा तो ये वाटर पॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है, सीवेज को पहले एक टैंक में भेजना रहता है जिसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं, जिसमें आपका फिल्ट्रेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद और सेडिमेंटेशन होने के बाद जो क्लियर फ्लूइड है, इसके नीचे हम लोग का सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया, जिसको निकाल करके हम लोग मैन्योर के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऊपर वाटर रहता है, इस वाटर को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, अगले टैंक में भेजने के लिए, जिसको हम लोग एरेशन टैंक कहते हैं, जिसमें एयर दिया जाता है, बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ होगा, फ्लॉक्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब जो बैक्टीरिया और फंगस है, वो इस वाटर का न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ का हम लोग का बीओडी शुरू में बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया और फंगस अपना काम करते जाता है, फूड को ऑक्सीडाइज करते जाएगा, तो क्या सीवेज में फूड होता है? फूड होता है, फूड न्यूट्रिएंट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फूड का जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो इसमें मिलेगा ही, क्योंकि सीवेज में हम लोग का मेनली क्या रहता है, मेनली रहता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेजिटेबल पिल्स या फ्रूट का जो कवरिंग रहता है, ठीक है, या सड़ा हुआ जो चीज़ है, वो सारे चीज़ रहेंगे, डिकम्पोज सब्सटेंस रहेंगे, तो वो सारा तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ही उसमें, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करते जाएंगे, तो बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। बीओडी हाई होना, इसका मतलब वो वाटर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो बीओडी कम होते जाएगा, मतलब वाटर पॉल्यूशन कम होते जा रहा है, समझे। इस तरह से एरेशन टैंक से हम लोग उस लिक्विड को निकालेंगे और इसको फिर हम लोग एक अलग टैंक में डाल देंगे, जहाँ पे हम लोग का कुछ बैक्टीरिया और फंगस वो नीचे सेडिमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे हम लोग एनएरोबिक इन्वायरमेंट दे दिए। एनएरोबिक इन्वायरमेंट देंगे तो बैक्टीरिया फंगस तो मर ही जाएगा, समझे। अब यहाँ पे जो लिक्विड है, पानी है, उसको निकाल करके क्लोरीन ट्रीटमेंट करके हम लोग वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, समझे। ये इतना क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल हम लोग का वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके जैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी एक दिमाग में साइकोलॉजी होता ही है लोगों का कि सीवेज का पानी है, नाली का पानी, उसको पिया कैसे जा सकता है। लेकिन इसी पानी को प्योरीफाई करके, ट्रीट करके अगर हम लोग नदी तालाब में डाल देंगे, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और वो पानी इंसान के घर तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर वाटर को डायरेक्टली वाटर सप्लाई नहीं किया जाएगा घर तक, इसको वाटर बॉडी में हम लोग पोर कर देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग का सब्सटेंस है, जिससे हम लोग का स्लज बनता है नीचे में, उसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालने से वहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको पढ़ के जाना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो एसटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। या ये पूछा जा सकता है कि एसटीपी को बनाने के लिए कौन कौन सा प्लान चला था, कौन कौन से रिवर के क्रॉस, तो कहेंगे गंगा और यमुना के आसपास में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चला था, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आपका एसटीपी से टॉपिक था। बाकी इसमें बायो कंट्रोल एजेंट है ना, इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दिया हुआ है, समझे, सारा नाम है, नाम के साथ उसका काम क्या बताया गया है। जैसे आपका बायो कंट्रोल एजेंट में जैसे आप लोग पढ़े हैं कि बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया है, जो कल भी हम लोग बताए थे कि बीटी कॉटन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसी बैसिलस thuringiensis को बायोटेक्नोलॉजी तो बाद में, पहले इसमें हम लोग क्या बताया गया कि बैसिलस thuringiensis का स्पोर्स बना करके वाटर में मिक्स करके उसको हम लोग स्प्रे कर देंगे ब्रासिकास वगैरह प्लांट में, इससे इंसेक्ट का लार्वा जो है उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेगा। बैक्टीरिया के बॉडी में क्राइप जीन है, क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनेगा जो कि इनएक्टिव रहता है बैक्टीरिया में भी और प्लांट के बॉडी में, अगर बीटी में भी, बीटी कॉटन में गया तो भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अल्कलाइन मीडियम में आएगा वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का बायो कंट्रोल एजेंट काम करता है। और भी इसमें आपका है जैसे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है, या ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जिससे साइक्लोस्पोरिन नहीं निकलता है, वो रूट को प्रोटेक्ट करता है, रूट इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। जो आपका इकोसिस्टम चैप्टर है, इकोसिस्टम में आप क्या पढ़ लीजिएगा, इकोसिस्टम का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इसमें आपका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, या फंक्शनल बोल सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट है, वो आपका आता है प्रोडक्टिविटी, दूसरा आता है आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है आपका, तीसरा आएगा एनर्जी फ्लो,
और चौथा क्या आता है, चौथा आता है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो बुक से डिलीट कर दिया गया है, तो इसके बारे में डिटेल तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, छोटा सा चैप्टर है आपका ये। प्रोडक्टिविटी में कौन कौन सा प्रोडक्टिविटी होता है, प्लांट अगर प्रोडक्टिविटी कर रहा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर कर रहा है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना। इसके अलावा आपका उसका फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का जो 5 स्टेप है क्या क्या है, तो इसमें आपका फ्रैगमेंटेशन है, कैटाबोलिज्म है, लीचिंग है, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारा टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। ये से इससे भी क्वेश्चन रह सकता है। एनर्जी फ्लोस में आपको पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन 2 टाइप का होता है, एक डेट्रेटिस फूड चेन है, एक आपका ग्रेजिंग फूड चेन है। इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएफसी और जीएफसी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और इसी में आपको 10% लॉ के बारे में पढ़ना है। 10% लॉ क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो केवल 10% ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग 10% कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इजीली आपका रिवीजन हो सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप अपने नोट्स से पहले पढ़ें, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आप साल भर नोट्स पढ़े हो, ठीक है, और लास्ट में एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहे हैं तो मुश्किल होगा आपको केवल एनसीईआरटी से फॉलो करना। या अगर आप साल भर एनसीईआरटी पढ़े हैं और लास्ट में किसी का नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो भी मुश्किल होगा, ठीक है। जो चीज़ आप थ्रू आउट द ईयर किए हैं उसी को लास्ट मोमेंट में भी करना है, ठीक है। चेंज नहीं करना अपना मेथोडोलॉजी, आखिरी मोमेंट में आखिरी दिन चेंज नहीं करना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है इसमें आपका कुछ डेटा है ना। वैसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे मिलते हैं उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इस बायोडाइवर्सिटी का डिफरेंट लेवल्स होता है, जैसे कि आपका जेनेटिक लेवल है, जीन्स में डिफरेंस होना, स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, ठीक है, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। तो ये तीनों डाइवर्सिटी का ना आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, गिवन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपका मैंगो का 1000 वैरायटी मिलता है केवल इंडिया में, ठीक है, या फिर आपका राइस का 50,000 स्ट्रेन्स मिलता है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा आपका रावोल्फिया वोमेटेरिया का जो हिमालयन रेंज में मिलता है, अलग अलग रेंज में जो रावोल्फिया वोमेटेरिया मिल रहा है, इससे जो केमिकल रेसर पाइन मिलता है, उस रेसर पाइन का पोटेंशियल किसी बीमारी को ठीक करने में अलग अलग रहता है, समझे, डिफरेंट वे से करता है। तो वो रेसर पाइन का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रेंज का अलग है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि एम्फीबियन का जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, तो हम लोग को वेस्टर्न घाट में, ठीक है, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज पे बात होगा, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में तो आपको हैबिटेट का बात होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम का बात होगा कि इंडिया में हम लोग का डिफरेंट इकोसिस्टम है, इसलिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन वही आपका हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे देखें, जो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, उसमें आपका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका किस तरह से लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ये कैसे होगा, तो ये जैसे मान लीजिए आप हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये याद रखना है। माउंटेन का बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा, कम होगा। इमेजिन कीजिए ऐसा, ठीक है, कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ में अगर हम लोग को पेड़ पौधा अगर नज़र आ रहा है तो पेड़ पौधा हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज जो है वो कम हो जाएगा, समझे। नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज कम हो जाएगा तो एनिमल स्पीसीज कम हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर इक्वेटर से, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम लोग पोल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो पोलर रीजन में हम लोग का स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है, ठीक है, इक्वेटर के पास ज़्यादा डाइवर्सिटी है, समझे। तो हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। माउंटेन के बॉटम से टॉप की ओर बढ़ेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हम लोग का इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल रीजन के पास ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट द ईयर एक ही जैसा सीजन होता है, मतलब लेस सीजनल है। वहाँ पे हम लोग का एनुअल प्रोडक्टिविटी हर बार चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस ट्रॉपिकल रीजन में तो सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लांट ज़्यादा होगा,
समझे। तीसरा एक और पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में इंसान का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि घना जंगल है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट मिलता है, तो जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम रहेगा वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वहाँ पे वो स्टेबल ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आपका बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रीज़न क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो सबसे मेन कॉज है वो क्या आता है आपका, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, मतलब कोई जंगल था, उस जंगल को इंसान ने क्या किया, अपने फायदे के लिए सॉरी अपने फायदे के लिए इस जगह पे एक रोड बना दिया, ठीक है। अब जब रोड बनाएगा तो केवल एक साइड तो नहीं, यहाँ पे एक और रोड बन सकता है, ठीक है, ऐसा डिफरेंट यहाँ पे हम लोग का पाथ बनना शुरू हो गया, ठीक है, और ऐसा पाथ बनना शुरू हुआ तो यहाँ पे हम लोग का जो जंगल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जानवर रहते थे वो जानवर का जगह जो है वो लॉस हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, तो यहाँ से वो निकलेगा किसी और जगह जाएगा, और जहाँ भी जाएगा वो उसका अपना हैबिटेट नहीं है, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और प्रॉब्लम होगा तो वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, समझे। तो हैबिटेट लॉस अगर होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होने के कारण तो ये सबसे मेजर कॉज है। इसके अलावा आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है कि किसी चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दें, ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एक होता है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन स्पीसीज का मतलब कि कोई फॉरेन सब्सटेंस बिना किसी प्रेडेटर के, मतलब वो फॉरेन सब्सटेंस का कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म का कोई प्रेडेटर साथ में ना आए किसी एक जगह पे, ठीक है, तो वो अपना नंबर बहुत अमाउंट में बढ़ा सकता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ा सकता है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन, जैसे आप लोग लैंटेना का नाम सुने होंगे, ठीक है, लैंटेना जो बुशेस वगैरह रहता है, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग का इस एरिया में या हम लोग का इंडिया में ज़्यादातर जो बुशेस मिलते हैं, ठीक है, वो बुशेस में लैंटेना अक्सर देखा जाता है। तो लैंटेना ही इंडिया का नहीं है, ठीक है, इंडिया में आ गया, ये एक्जॉटिक स्पीसीज़ है, एलियन स्पीसीज़ है, लेकिन इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होने के कारण ये अपना नंबर इनॉर्मसली बढ़ा दिया, ठीक है। वाटर हायासिंथ आप लोग सुने होंगे, वाटर हायासिंथ को तो बंगाल में लाया गया था फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाटर हायासिंथ फॉर इट्स ब्यूटीफुल कलर, ठीक है, अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव फ्लावर, ठीक है, फ्लावर इतना अट्रैक्टिव था कि उसको मतलब लगाया जाए, लगाने से टूरिस्ट को मतलब अट्रैक्ट किया जाए, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मेन एम था। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वाटर हायासिंथ को लाने से क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हुआ कि एक समय था वाटर हायासिंथ इस बंगाल के लगभग सभी वाटर बॉडी में फैल गया था, ठीक है, मतलब ये बहुत रैपिडली प्रोपागेट करता है ऑफसेट के मदद से, ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग एक नाम दिए टेरर ऑफ बंगाल। तो फैलने से क्या होगा, क्योंकि इसका फ्लावर्स काफ़ी बड़ा होता है, अट्रैक्टिव होने के साथ एक बहुत बड़ा फ्लावर इसका, ठीक है। अब ये फ्लावर जो है वो जितना साइज इसका बड़ा होगा इतना ये ऑक्सीजन वाटर से लेगा, क्योंकि ये तो पानी के अंदर है, फ्लावर बाहर रहता है लेकिन इसका प्लांट बॉडी तो अंदर है पानी के, तो पानी के अंदर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन ये लेगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल है तो वो क्या करेंगे, एक्वेटिक एनिमल का डेथ शुरू हो जाएगा, मोर्टिलिटी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि बंगाल जो है उसमें हमारा वाटर बॉडी मतलब उस पर फिशिंग करना, एक्वेटिक एनिमल को कैप्चर करना, उसको सेल करना, इस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, इसीलिए वाटर हायासिंथ को हम लोग क्या बोले, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोसेस करके स्कीम्स ला करके इस वाटर हायासिंथ को क्लियर करवाया गया, ठीक है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन से भी हम लोग का बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, जो नॉर्मल स्पीसीज है वो किसी के आ जाने की वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, और एक होता है आपका को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका डेटाबेस जो पार्ट है उसको तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, व्हाट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी का कितना लेवल होता है, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, ये सारा चीज़ आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी जो है वो टॉपिक वो भी पढ़ लेना है कि एक आपका नैरोली यूटिलिटेरियन टॉपिक दिया है, एक आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, और एक आपका क्या है, एथिकल इश्यूज है, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपका 3 रीजंस है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि क्यों हम लोग को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है। क्योंकि एथिक नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब हुआ जिसमें ऐसा बेसिक से समझ लीजिए जब केवल हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि चलिए आगे का जनरेशन क्या हो नहीं हो वो हम लोग को मतलब नहीं है, एक समय के लिए दिमाग से निकाल देते हैं फ्यूचर जनरेशन के बारे में। अपने लिए ही हम लोग का ही एज अगर बात करें, ह्यूमन बींग का जो लाइफ स्पैन है वो 70 ईयर 75 ईयर तो है। अगर अभी हम लोग का मान लीजिए 25 या 28 ईयर्स है, ठीक है, तो 25 टू 28 ईयर में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी में चेंजेस देख रहे हैं वो, और उसका रीज़न भी हम ही लोग हैं। तो जब हम लोग का 70 ईयर्स होगा उस वक्त कितना ज़्यादा लॉस हो चुका होगा, ये चीज़ को दिमाग में रख करके उस वक्त भी तो हम ही लोग होंगे, हम ही लोग को नुकसान होगा। ठीक है, तो नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब हुआ जब हम लोग अपने आप को सोच करके, ठीक है, अपने आप को सोच करके किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया कि आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग का आगे वाला जनरेशन का क्या होने वाला है, ठीक है, ब्रॉडली सोच रहे हैं आप, ठीक है, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। और इथिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब कि ह्यूमन बीइंग एडवांस एनिमल है, एडवांस क्रिएचर है, लेकिन जितना अर्थ हमारा है उतना ही अर्थ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट नहीं करवा सकते, मार नहीं सकते, ठीक है। तो ये एथिकल आर्ग्यूमेंट है, समझे। तो ये आपका वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी है। इसके बाद फिर हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी है। तो हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या करेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जब किसी एनिमल को या प्लांट को उसके अपने हैबिटेट में कंजर्व किया जाए तो वो इन सिटू, और जब किसी एनिमल को उसके हैबिटेट के सिमिलर हैबिटेट में, जैसा हैबिटेट में वो मिलता है उसी के जैसा हैबिटेट बना करके कहीं और रखा जाए तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे इन सिटू कंजर्वेशन में आपका नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, सैक्रेड ग्रुप्स आएगा, ठीक है। वही एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपका टिश्यू कल्चर आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, ठीक है, या आपका क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा, समझे, सीड बैंक, पॉलन बैंक, ये सारा आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको ये सारा टॉपिक पढ़ के अच्छे से जाना है, ठीक है। तो हमारा जो सारा चैप्टर था वो सारे चैप्टर को हम लोग किस वे से पढ़ना है इसका हम लोग डिस्कशन किए हैं।